हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 18 है। अगर आप लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसे ही डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसको हम लोग कम समय में कंप्लीट करेंगे। कि पहला दिया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला दिया है, बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधित योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है। अर्थात कह रहा है बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधित योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, ये किसने कहा है या फिर किसका विचार है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है लावेल तथा मार्केल का। ऑप्शन सेकंड दिया है स्पाइकर तथा इरविन का। ऑप्शन थर्ड दिया है फिशर तथा यम्बा का। ऑप्शन फोर्थ दिया है टर्मन का। तो देखिए, ये विचार जो है वो है स्पाइकर एवं इरविन का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कर रहा है, बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम किस प्रकार होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम। ऑप्शन फर्स्ट दिया है उद्दीपक प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। ऑप्शन सेकंड दिया है पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। ऑप्शन थर्ड दिया है शिक्षक और छात्रों द्वारा यह निर्मित है। ऑप्शन फोर्थ दिया है पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका जो होती है निष्क्रिय होती है। तो देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा अधिगम में शिक्षक और छात्र द्वारा यह सह निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित होता है। अब बाकी ये पुरस्कार और दंड तो हम पहले ही बता चुके हैं, निगेटिव शब्द ये होगा नहीं। और निष्क्रिय, देखिए भूमिका निष्क्रिय होती है, ये भी सत्य नहीं है। और उद्दीपक प्रक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, ये भी सत्य नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता होती है। ऑप्शन सेकंड दिया है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें जो है अपना एक प्रमुख तत्व होता है। और ऑप्शन थर्ड दिया है, देखिए ऑप्शन थर्ड दिया है व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन फोर्थ दिया है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम जो है सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय जो है विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो देखिए कह रहा है, जो प्रश्न कर रहा था बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो है थॉर्नडाइक ने कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। क्रिस्टलाइज्ड की जो है किससे संबंधित है, अर्थात तरल तथा जिसको कहते हैं तरल तथा ठोस, किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता से। ऑप्शन सेकंड दिया है व्यवहार संबंधित विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता से। ऑप्शन थर्ड दिया है अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधित कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। ऑप्शन फोर्थ दिया है पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। तो देखिए, क्रिस्टलाइज्ड अर्थात तरल तथा ठोस जो है ये सिद्धांत जो है कैटल महोदय ने दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्रिस्टलाइज संबंधी जो है अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधित कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, ऑप्शन सेकंड दिया है शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा में अंतर, ऑप्शन थर्ड दिया है शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, ऑप्शन फोर्थ दिया है शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। अगला देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है कह रहा है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ऑप्शन सेकंड दिया है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ऑप्शन थर्ड कह रहा है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है प्रत्येक बालक की विशेष योग्यताओं को समझना। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा जो संभव नहीं हो सकता है वो है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा, देखिए प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, तो जो है ये संभव नहीं हो सकता है। ऑप्शन थर्ड इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अधिगम पर व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? अधिगम पर जो है व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव जो है किस अवस्था तक पड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सेकंड दिया है बाल्यावस्था, ऑप्शन थर्ड दिया है किशोरावस्था, ऑप्शन फोर्थ जो दिया है संपूर्ण जीवन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ही, संपूर्ण जीवन, जो कि अधिगम तथा व्यक्ति तथा वातावरण संबंधी कार्यों का प्रभाव संपूर्ण जीवन तक पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता, ऑप्शन सेकंड दिया है वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, वे घर पर स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, वे घर पर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो देखिए लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वो है उनका मन स्कूल जाने को नहीं करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, वो छात्र जिन्हें है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों की समझ में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अर्थात तो उस छात्र में कौन सी समस्या है जिससे पाठ पढ़ने और लंबे अंशों की समझ में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रम मस्तिष्क की घात, ऑप्शन सेकंड दिया है गुड़ज वैकल्य, ऑप्शन थर्ड दिया है पठन वैकल्य, ऑप्शन फोर्थ दिया है गतिमान दिव्यांगता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ही, पठन वैकल्य कह रहा है, अर्थात तो पढ़ने से संबंधित विकार है, डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? आपकी कक्षा का कोई बच्चा है जो कि समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट दिया है बच्चा सामान्य सोच वाला है, ऑप्शन सेकंड दिया है बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, ऑप्शन थर्ड का है बच्चे में मनोवैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, ऑप्शन फोर्थ का है बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगाकर इधर उधर की बातों में लगा रहता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ही, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? निबंधात्मक प्रश्नों के जो है करने का सबसे बड़ी खामी क्या है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, ऑप्शन सेकंड दिया वे प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच करने के लिए सही नहीं है, ऑप्शन थर्ड दिया इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं, ऑप्शन फोर्थ दिया इन प्रश्नों की कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता की जो है कमी होती है निबंधात्मक प्रश्नों में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, ऑप्शन सेकंड दिया है अधिकारों में समानता, ऑप्शन थर्ड दिया है भाग लेने का अवसर, ऑप्शन फोर्थ दिया सामाजिक वर्तिकाग्र। तो देखिए
हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को जो शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है वो है सामाजिक वर्तिकाग्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन जो है इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन में के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए ये सत्य है, हमसे असत्य कह रहा है। व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और उनके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है, तो भी सत्य है। उपलब्धि का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ऑप्शन फोर्थ का रहा है इनमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जो कि असत्य है। इनमें शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन उनके अंकों के रूप में होता है। अगला देखते हैं आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि। कैसे आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन सेकंड दिया कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन थर्ड दिया शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन फोर्थ दिया कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। तो देखिए आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि आप वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाएं जिससे शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन सेकंड दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। ऑप्शन थर्ड दिया है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ऑप्शन फोर्थ दिया है बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो देखिए समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए हमें बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा जो है तैयार कीजिए। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है और अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है, यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन फर्स्ट दिया अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड दिया शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड दिया अनुकरण सिद्धांत। ऑप्शन फोर्थ दिया अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड जो है राइट हो जाएगा। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का दिया हुआ है जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा में कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता कि इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड दिया अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड का रहा है अभिभावकों को यह विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ का रहा है अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं जब किसी किशोर में किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है परिपक्वता।
ऑप्शन सेकंड दिया है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन थर्ड दिया है आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की जब क्षमता विकसित होने लगती है, तो इस विकास को जो हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी कक्षा में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या कारण है? ऑप्शन फर्स्ट का रहा है उसकी शारीरिक विकास, उसका शारीरिक विकास, ऑप्शन सेकंड उसकी विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन थर्ड का रहा है उसका संवेग, ऑप्शन फोर्थ उसकी जाति। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उसकी विशिष्ट योग्यता जो है, उसकी विशिष्ट योग्यता जो है के कारण वह बच्चा जो 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, लेव वाइगोस्की के विचार में क्या है? ऑप्शन फर्स्ट दिया संज्ञान भाषा से स्वतंत्रता, ऑप्शन सेकंड दिया संज्ञानात्मक विकास, भाषा के विकास को निर्देशित करते हैं, ऑप्शन थर्ड करा है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ऑप्शन फोर्थ करा है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो देखिए, लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार जो है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, तो ऑप्शन जो है इसका थर्ड राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कथन दिया है, शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। जो तर्क दिया है आर, भ्रांतियां उत्पन्न जो है भ्रांति अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। देखिए, इसमें से ऑप्शन फर्स्ट दिया है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सेकंड दिया ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन थर्ड दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन फोर्थ दिया है ए और बी दोनों गलत है। तो देखिए, पहला कर रहा है कि शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए, नहीं सही है। भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया प्रदर्शित है, ये भी नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन जो है गलत दिए हैं, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट दिया सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, ऑप्शन सेकंड दिया है अंतरपक्षता का प्रदर्शन, ऑप्शन थर्ड दिया है पाठ या ढांचा, ऑप्शन फोर्थ दिया है विद्यार्थी के संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पाठ या ढांचा इसको कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कई बार आ चुका है सीटेट एग्जाम में। चलिए, वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा की, परिकल्पना की, स्कीमा का विकास की, या फिर इनाम और सजा की? देखिए, वाइगोस्की के संरचनावाद में जो है भाषा की भूमिका अहम है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक और को होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षा में अगर प्रभावी वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं तो किन बातों पर ध्यान रखेंगे? ऑप्शन फर्स्ट दिया है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। अगला देखते हैं, ऑप्शन सेकंड दिया है, देखिए कथन है, दूसरा कथन है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। तीसरा कथन है एक क्षमता जो है एक समान क्षमता विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। या फिर चौथा कथन है आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। तो देखिए, इसका कह रहा है कि किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला जो दिया है कि अन्वेषण और प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, तो पहला भी सही है। और दूसरा कह रहा है जोखिम लेने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना के तरीके भी सत्य है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, देखिए सही नहीं है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियां भी सत्य है। तो
1 2 4 ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। ऑप्शन फर्स्ट डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सेकंड डिसग्राफिया, ऑप्शन थर्ड डिसलेक्सिया, ऑप्शन फोर्थ डिस्पैक्सिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिखने से संबंधित विकार है तो डिसग्राफिया है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। देखिए पहला दिया है हम कोविड के बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी के बचाव के लिए नहीं, क्यों। दूसरा कह रहा है यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। ऑप्शन फोर्थ कह रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। ऑप्शन सेकंड कर रहा है कौन सा कथन जो है प्रस्तावित है, तो देखिए पहला कथन प्रस्तावित नहीं है, ये नहीं सही है। सेकंड कर रहा है सेकंड ऑप्शन जो कर रहा है विद्यालयों को बच्चों और अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखना और बोलने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए, देखिए ये भी प्रस्तावित नहीं है। अगला देखते हैं बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ऑप्शन फोर्थ कर रहा है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ भी नहीं सकते हैं जो उसमें निहित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, कूदना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में रिपीटेड है। तो देखिए सूक्ष्म गति कौशल का जो उदाहरण है वो है घसीट कर लिखना या फिर लिखना, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। करा है निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है धीमी समझ, ऑप्शन सेकंड दिया है जिज्ञासा की कमी, ऑप्शन थर्ड दिया है सोच में सटीकता की आवश्यकता, ऑप्शन फोर्थ दिया है आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सोचने में सटीकता की आवश्यकता जो कि प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।